नागरिक जीवन कक्षा 7। इन्हीं भक्त संतों की तरह कई मुसलमान संत भी थे जो सूफी संत कहलाए। इन सूफी संतों में अजमेर के ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन औलिया, पंजाब के बाबा फरीद बहुत जाने माने सूफी संत थे। भक्त संतों और सूफी संतों के विचार आपस में बहुत मिलते जुलते थे। सूफियों ने इस बात पर जोर दिया कि सच्चे दिल से अल्लाह को प्रेम करना और अपने बुरे कामों का पश्चाताप करना अल्लाह को पाने का सही तरीका है। सूफी मत के अनुयायी एक ईश्वर में विश्वास करते थे। शांति, अहिंसा एवं सहिष्णुता एवं मानवता के प्रति प्रेम की भावना में भी उनका अटूट विश्वास था। सूफी संतों से हिंदू एवं मुसलमान दोनों ही अत्यधिक प्रभावित हुए। शैब महिला योगी लल्ला योगेश्वरी कश्मीर की विधवा ब्राह्मण औरत थी। कश्मीर के प्रसिद्ध सूफी संत शेख नूरुद्दीन वली समेत कई सूफी संत उसे अपना पीर या गुरु मानते थे। वह कहती थी, शिव सब जगह मौजूद है, सब में मौजूद है, फिर हिंदू और मुसलमान में फ़र्क मत करो। अगर तुम समझदार हो तो अपने आप को समझो, यही ईश्वर की सही समझ है। साहित्य। सल्तनत काल में देशों के बहुत से भागों में फारसी महाभाषा रही, अतः बहुत सी भारतीय भाषाओं पर फारसी का प्रभाव पड़ा और फारसी के बहुत से शब्द भारतीय भाषाओं में आ गए। सल्तनत काल में दिल्ली अरबी व फारसी साहित्य के विद्वानों का केंद्र बन गई। महमूद गजनबी के समय अल-बरूनी और फिरदौसी नामक प्रसिद्ध विद्वान तथा कवि थे। मंगोलों के डर से मध्य एशिया के अनेकों विद्वानों और साहित्यकारों ने भागकर दिल्ली के सुल्तानों के दरबार में शरण ली थी। भारत में फारसी साहित्य का महान विद्वान अमीर खुसरो था। उसने भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा था, जिससे उसका भारत के प्रति प्रेम झलकता है। मैंने भारत की प्रशंसा दो कारणों से की है। एक तो यह कि हिंदुस्तान मेरी जन्मभूमि और हम सबका वतन है। वतन से प्यार करना एक अहम फ़र्ज है। हिंदुस्तान स्वर्ग के समान है। इसकी आबो हवा खुरासान से बेहतर है। ये हरा भरा है और साल भर फूलों से लदा रहता है। यहाँ के ब्राह्मण अरस्तु जैसे ज्ञानी हैं और विभिन्न क्षेत्र में बहुत सारे विद्वान हैं। अमीर खुसरो। इस समय साहित्य के नाम पर यशोगान और धार्मिक पुस्तकों की ही रचना हुई। इस श्रेणी में नरपति नाल्य का बीसल देव रासो तथा दलपति विजय का खुमान रासो उल्लेखनीय है। अमीर खुसरो ने हिंदी में भी पद रचना की थी। भक्ति आंदोलन के संतों जैसे कबीर, गोरखनाथ आदि ने ईश्वर स्तुति में गीतों की रचना की थी। इस काल में सुप्रसिद्ध प्रेमाख्यान तथा ऐतिहासिक महाकाव्य पद्मावत की रचना महाकवि मौलिक मोहम्मद जायसी ने की। स्थापत्य कला। ईरानी व तुर्क कारीगर जब भारत आए तो अपने साथ इमारत बनाने के लिए एक नई विधि भी लाए। सल्तनत कालीन इमारतों की तीन खास बातें थीं, मेहराब, गुंबद और मीनारें, जो उनकी सभी इमारतों में देखी जा सकती हैं। कुछ इमारतों में कुरान की आयतें भी लिखी गई हैं। यह है मेहराब, यह है गुंबद, यह है मीनार। मिली जुली शैलियाँ। ईरानी व तुर्क कारीगरों से उनका हुनर भारत की कारीगरों ने सीखी। भारत के कारीगरों के हुनर ईरानी व तुर्की कारीगरों ने सीखे। मंदिरों में मेहराब व गुम्बद बनने लगे और कई मस्जिदों में पत्थर पर पत्थर रखकर तराशे हुए खंभे बनने लगे। आपके आसपास भी कुछ मंदिर व मस्जिद होंगे क्या? उनमें कुछ ऐसी विशेषताएं आपको देखने को मिली, उनकी सूची बनाइए। गुम्बद का आंतरिक भाव। ये गुम्बद उसके अंदर से इस तरह से दिखता है। चित्रकला और संगीत। सल्तनत काल में बारीक और छोटे छोटे चित्र बनाए जाते थे। कलाकारों को दरबार में आश्रय मिला था। कभी कभी भी पुस्तक में वर्णित घटनाओं के चित्र बनाते थे। भारतीय संगीत पर फारस और अरब की संगीत शैली का प्रभाव पड़ा। सितार, सारंगी और तबला जैसे वाद्य यंत्रों की लोकप्रियता बढ़ गई। कुछ सूफी संतों ने संगीत में विशेष रुचि दिखाई। उनका विश्वास था कि भक्ति संगीत भी ईश्वर के निकट पहुँचाने का एक रास्ता है। इससे संगीत के नए रूपों जैसे कव्वाली को लोकप्रिय होने में बड़ी सहायता मिली। अस्त्र शस्त्र का विकास। छुरा, तलवार, ढाल। मध्यकालीन समय में सर्वोत्तम तलवारें वाराणसी, बनारस और सौराष्ट्र में बनती थी। उसके बाद लाहौर, सियालकोट, मुल्तान, गुजरात तथा गोलकुंडा के प्रांत भी इसके लिए मशहूर हुए। राजस्थान एवं गुजरात में निर्मित जमधार, छुरे, धनुष एवं तीरों की बड़ी मांग थी। सियालकोट तथा मेवाड़ की गोदेदार बंदूकें सर्वोत्तम होती थीं। तोड़ेदार बंदूकों के अलावा लोहे का उपयोग सब प्रकार के कवच, ढाल, हथियार, बंदूक तथा तोप के गोले आदि में होता था। यह कवच। चिकित्सा एवं खगोल शास्त्र। सल्तनत काल में आयुर्विज्ञान तथा खगोल विद्या जैसे कुछ विषयों में अनुसंधान हेतु
अनुसंधान हेतु सुल्तानों तथा अमीरों का संरक्षण प्राप्त था। वे इन कार्यों के लिए प्रोत्साहन देते थे। बर्नी ने अपनी तारीख ए फिरोजशाही में चिकित्सकों और खगोल शास्त्रियों की एक लंबी तालिका प्रस्तुत की है। मौलाना बदरुद्दीन, मौलाना सदरुद्दीन तथा अजीमुद्दीन मध्यकालीन युग के प्रसिद्ध चिकित्सक थे। मच्छेंद्र प्रसिद्ध वैद्य थे और जोग मशहूर शल्य चिकित्सक थे। मध्यकाल में ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि देश में अनेक जर्राह तथा शल्य चिकित्सक थे। वे केवल शल्य चिकित्सा ही नहीं करते थे बल्कि कृत्रिम अंग भी बनाकर लगा सकते थे। वे काटकर पथरी निकाल देते थे तथा मोतियाबिंद को समाप्त कर देते थे। कृषि। देश की आबादी में ज़्यादातर लोग किसान थे। वे कड़ी मेहनत करते थे। देश के विभिन्न भागों में आए दिन अकाल पड़ने और युद्ध होने से किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उस समय किसानों का जीवन स्तर ऊंचा नहीं था। गांव के अधिकारी कभी कभी अपने पद का दुरुपयोग करते थे और साधारण किसानों को अपने हिस्से की भी मालगुजारी अदा करने के लिए मजबूर करते थे। व्यापार व उद्योग। मुस्लिम विजय ने देश के उद्योग तथा वाणिज्य व्यापार में बाधा नहीं डाली। गांव तथा शहरों में कारीगरों एवं शिल्पियों ने अपने पुराने पेशे को बरकरार रखा था। उनके औजार भी वही थे। कुछ विशेष प्रकार के नए काम करने वाले कारीगर वर्ग भी उत्पन्न हुए, जैसे बर्तन पर कलई करने वाले, घोड़े की नाल व रकाब बनाने वाले, कागज बनाने वाले आदि। इसके अतिरिक्त कई शाही कारखाने भी थे जो फारस देश की तकनीक के अनुसार दिल्ली के सुल्तानों द्वारा स्थापित किए गए थे। इन कारखानों में राज परिवार तथा दरबारी लोगों की ज़रूरत की चीज़ें बनाई जाती थी। मुद्रा के क्षेत्र में भी सुधार हुए। सुल्तानों ने चांदी के टंके और तांबे के जीतल नामक मुद्राएं बनाई। इसी के साथ व्यापार का विकास शुरू हुआ, जिससे शहर और शहरी जीवन का और विकास हुआ। बंगाल और गुजरात के शहर अपने उत्तम कपड़ों और सोने तथा चांदी के काम के लिए प्रसिद्ध थे। बंगाल का सोनार गांव और ढाका कच्चे रेशम और मलमल के लिए विख्यात थे। वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण तकनीकी परिवर्तन 13वीं-14वीं शताब्दी में मुसलमानों द्वारा भारत में लाए चरखे द्वारा हुआ। चरखे का चलन आरंभ होने से कपड़े के उत्पादन में बहुत सुधार हुआ। लाल सागर और फारस की खाड़ी के आसपास के क्षेत्रों के साथ होने वाले व्यापार में भारतीय कपड़े की धाक पहले ही जम चुकी थी। पेड़ पौधों और खनिज स्रोतों से प्राप्त विभिन्न रंगों से रंगाई का कार्य किया जाता था। उस काल में भारतीय कपड़े चीन को भी निर्यात किए जाते थे। इस काल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जल और थल दोनों मार्गों से किया जाता था। भारत कुछ वस्तुओं का निर्यात करता था, जिसमें चर्म व धातु से बनी वस्तुएं तथा फारसी डिजाइन आधारित गलीचे प्रमुख थे। भारत पश्चिमी एशिया से उच्च कोटि के कुछ कपड़े, साटन आदि, कांच के बर्तन, बहुमूल्य धातुएं, घोड़े तथा चीन से कच्चा रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तन आयात करता था। यातायात। दिल्ली सल्तनत के सुदृढ़ होने से यातायात एवं संचार का विकास हुआ। उस समय आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों का ज्ञान नहीं था। लोग परिवहन के साधनों के रूप में कुलियों, जानवरों तथा चक्के वाली गाड़ियों का प्रयोग करते थे। परंपरागत बैलगाड़ी का इस्तेमाल उन दिनों खूब होता था। बैलों पर काठी के स्थान पर गद्दे रखकर माल ढोया जाता था। सवारी के लिए घोड़े, टट्टू, खच्चर और कभी कभी गधों, ऊँटों का इस्तेमाल भी किया जाता था। नदियों में नावों तथा सागर में पाल वाले जलयानों का उपयोग किया जाता था। शब्दावली। सूफी। ईश्वर की भक्ति उपासना में व्यक्तिगत प्रेम भावना पर अधिक बल देने वाले मुस्लिम संत। पीर, सूफी संप्रदाय के धर्म उपदेशक। जर्राह, शल्य चिकित्सक, चीर फाड़ करने वाला डॉक्टर या सर्जन। जीतल, सल्तनत काल में प्रचलित तांबे का सिक्का। आयात, बाहर के देशों में बनी वस्तुओं को अपने देश में मंगाना। निर्यात, अपने देश में बनी वस्तुओं को दूसरे देशों में भेजना। तो ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इस पार्ट के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो ये अभ्यास है, ये सारे आपको मिल जाएंगे इनके आंसर्स, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा।